बंधुजनों, आप सभी के बीच मैं सतनित जनसेवक पार्टी का लक्ष्य और कार्यक्रमों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। 17 अक्टूबर 2018 को सतनित जनसेवक पार्टी की स्थापना की रूपरेखा बनी, पहली बैठक हुई और इसके पश्चात 2019 में पार्टी का चुनाव आयोग में पंजीकरण हुआ। प्रश्न यह है कि इतनी पार्टियां होने के बावजूद एक नई पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सतनित जनसेवक पार्टी ऐसा क्या करना चाहती है जो अभी तक शासन सत्ता में रही अन्य पार्टियों ने नहीं किया या उन्हें करना चाहिए था? आपने देखा होगा शासन प्रशासन की स्थिति क्या है और ये पढ़ा होगा कि भारत को अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्र कराने के समय राष्ट्र नायकों की मंशा क्या थी, उनकी इच्छा क्या थी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का निरंतर शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, सामाजिक शोषण हुआ। यहाँ का धन विदेश लूट कर गया, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने में कोई योगदान नहीं छोड़ा। आपके ग्रंथों में मिलावट की गई, आपके यहाँ हीन भावना पैदा की गई, आपकी संस्कृति को निकृष्ट साबित करने का प्रयास किया गया और इसके लिए अंग्रेज इतिहासकारों ने भरपूर योगदान दिया। अंग्रेजों के शासन के समय भारतीयों की स्थिति बेहाल थी, चतुर्दिक लूट थी, धन लूट करके विदेश जा रहा था और अंग्रेज बलपूर्वक शासन कर रहे थे। एक स्वतंत्र भारत की कल्पना जब राष्ट्र के नायकों ने की तो उनके सामने एक स्वप्न था, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों, लाला लाजपत राय हों, बिपिन चंद्र पाल हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सरदार भगत सिंह हों, अशफाक उल्लाह हों, बटुकेश्वर दत्त हों, सबों के अंदर एक स्वप्न था और वह स्वप्न था भारत को वैभवमय बनाना। और ये वैभव कैसे आता? वैभव तभी आता जब शिक्षा की व्यवस्था ठीक होती। हम प्रत्येक बालक को एक समान शिक्षा दे सकते, प्रत्येक बालक को हम एक अच्छा नागरिक बनाते, सांस्कृतिक रूप से भारत को संपन्न करते, आर्थिक दृष्टि से हम अपनी कृषि के सुधार पर बल देते, कृषि को समुन्नत करते। हमारी आबादी का जो 65% से अधिक का हिस्सा आज गाँव में है, ये सबल और संपन्न होता। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, पशुपालन, इसको सबल करके हम अपने गाँव को समृद्ध करते और एक समृद्ध गाँव, स्मार्ट गाँव हम स्थापित करते। नौकरशाही पर हम इस तरह का अंकुश रखते और इस तरह का परिवर्तन करते कि भ्रष्टाचार, अनाचार, इससे हमारी नौकरशाही मुक्त होती। हमारा नागरिक किसी भी दफ्तर में जाता, किसी भी कार्यालय में जाता, उसका सम्मान के साथ स्वागत होता, उसकी बात सुनी जाती और अधिकारी उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए तत्पर होते, ये नहीं कि उसको लूटने लगते। आज आप देखते हैं, चाहे वह सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, सब जगह आपको यही दिखाई देता है, यही आप देखते हैं, चतुर्दिक लूट का मंजर है। कैसे हम पीड़ित से कितना लूट सकें, ये प्रवृत्ति पनपी है। भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि तहसील कार्यालय से लेकर के
जिलाधिकारी कार्यालय तक लूट का आलम बरकरार है। ठेकेदार जिन काम को करते हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली विद्युत विभाग हो, सब जगह कमीशनखोरी का आलम है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहां 10 से लेकर के 25% तक कमीशनखोरी नहीं होती हो। और ये कमीशनखोरी सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं है। इस कमीशनखोरी में सरकार में बैठे कुछ मंत्री और विधायकों का भी हिस्सा होता है। राह चलती बहु बेटियों का चलना दूभर है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि प्रतिदिन 87 दुराचार के मामले पिछले वर्ष में हुए। ये कौन सा भारत है? ये कौन सा प्रशासन है? इसलिए इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए, देश और समाज की सुरक्षा के लिए, अपराधी तत्वों पर कठोर अंकुश करने के लिए, भ्रष्टाचार पर कठोरता करने के लिए और सभी बालकों को बिना जाति धर्म भेद किए हुए एक समान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए सतलुज जनसेवक पार्टी की स्थापना हुई। इस पर लक्ष्य क्या रखा गया? हम प्रत्येक गांव और वार्ड में 11-11 लोगों की, सच्चे लोगों की टीम को तैयार करेंगे और यही टीम जिला स्तर पर तैयार होगी और ये शासन प्रशासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखेगी। जो भी आवश्यकताएं हैं जनता की, चाहे वह सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सुव्यवस्था हो, सुशासन हो, सबके लिए अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई। आप कल्पना कीजिए, आज किसान दुखी है। जो भी चुनाव लड़ने आते हैं वो कहते हैं कि हम किसान की आय को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पिछली सरकार ने कहा हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट कहीं लागू नहीं हुई। उल्टे भी एक विधेयक पास कर दिए गए, जिन विधेयकों के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया कि किसान की ज़मीन पर कारपोरेट जो है ठेके पर खेती कराएं। दिखाया ये गया किसान को बड़ा लाभ होगा, लेकिन उस विधेयक में एमएसपी का कहीं उल्लेख नहीं है। क्या तकलीफ है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में? क्या तकलीफ है किसान को आसान की जो है ऋण देने में, 3% ब्याज की दर पर ऋण देने में, जिससे कि उपज पालन और कुटीर उद्योग कर सके? क्या तकलीफ है किसान को पानी उपलब्ध कराने में, निरंतर बिजली उपलब्ध कराने में? क्या किसान के बच्चे को हक नहीं कि वह स्तरीय शिक्षा ले सके? 4 तरह की शिक्षा व्यवस्था आपके देश में है। एक, बड़े स्तर के 2 स्कूल जहाँ की साल की फीस कम से कम 10 लाख रुपए है। यहाँ पर कौन पढ़ते हैं? मंत्री जी, विधायक जी, आईएएस जी, आईपीएस जी के बेटा पढ़ते हैं, जो वहाँ से स्वप्न लेकर के चलते हैं कि हमको तो इस देश पे शासन करना है। कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए और आने के बाद उन्होंने काम क्या किया? वो राजनीति में प्रवेश कर गए और शासक बन गए। उधर राजस्थान के सिंधिया जी के सुपूत और परिवार क्या कर रहे हैं? सेवा के नाम पर शासक बने बैठे हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलेंगे, तीसरी पार्टी बदलेंगे। कहने का तात्पर्य है, दूसरे स्तर पर जो विद्यालय हैं वो डीपीएस जैसे विद्यालय हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जैसे विद्यालय हैं, जहाँ की औसतन फीस प्रत्येक माह की 5,000 से 15,000 रुपये है। तीसरे स्तर पर वो विद्यालय हैं जो छुटभइये कॉन्वेंट हैं, जहाँ पर फीस 1200 से लेकर के 2,000-3,000 रुपये। चौथे स्तर पर वो सरकारी विद्यालय हैं जहाँ फीस तो नहीं है, लेकिन उसकी गुणवत्ता ऐसी बना के रखी गई है कि वहाँ खुद उस स्कूल का शिक्षक नहीं पढ़ाना चाहता, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में प्राइवेट स्कूल को वरीयता देते हैं लोग,
सरकारी स्कूल को जानबूझ करके इस स्तर पर पहुंचाया गया कि वो जो है धीरे धीरे समाप्त की ओर हो जाए। आज जो 50 और 60 वर्ष की आयु के लोग हैं वो सब सरकारी विद्यालयों के पढ़े हुए लोग हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उच्च मापदंड स्थापित किए। मैं सरकारी स्कूल के पढ़े हुए ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो IIT से पास होकर के आज अमेरिका में वैज्ञानिक हैं, स्वीडन में वैज्ञानिक हैं, IAS और IPS हुए, लेकिन जानबूझ करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को प्राइवेट व्यापारियों के हवाले किया गया और जनता को लूट के चक्रव्यूह में फंसा दिया गया। उधर उल्टी स्थिति है, जब आप स्नातक और परास्नातक में जाते हैं तो वहाँ पर सरकारी जो है विद्यालयों का जोर है, सरकारी कॉलेज का जोर है। कोई भी लड़का अगर इंजीनियरिंग करने जाएगा तो प्राइवेट जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? IIT में जाएगा, NIT में जाएगा, सरकार द्वारा स्थापित विद्यालयों में जाएगा, इंस्टीट्यूट में जाएगा, कॉलेजेस में जाएगा। ऐसा क्यों? अगर उच्च स्तर पर स्नातक और परास्नातक स्तर पर सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज उच्च गुणवत्ता के हैं तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सरकार के विद्यालय दून स्कूल के पैरामीटर पर